इलेक्शन एक्सप्रेस में आपका स्वागत है और हम हैं आज उज्जैन की साउथ विधानसभा में, जहां से उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव चुनाव लड़ रहे हैं। वो भाजपा से विधायक भी हैं, उच्च शिक्षा मंत्री भी हैं, कैबिनेट में कद्दावर मंत्री हैं। अगर हम बात करें तो प्रदेश के जो 10 BVIP सीटें हैं उनमें से एक सीट है उज्जैन की साउथ सीट। यहाँ पर कांग्रेस ने चेतन यादव को मैदान में उतारा हुआ है और दोनों के बीच में एक अच्छा खासा मुकाबला है। आज हमारे साथ यहाँ पर तमाम लोग इकट्ठे हैं और हम इनसे जानेंगे और चर्चा करेंगे विस्तार से कि क्या कुछ स्थिति है, क्या स्थितियाँ आगे बनने वाली हैं, क्योंकि तमाम भाजपाई कांग्रेसी हो रहे हैं तो तमाम कांग्रेसी भाजपाई भी हो रहे हैं। उज्जैन एक ऐसी धार्मिक नगरी है, यहाँ पर 7 विधानसभाएं आती हैं। 7 में अगर हम अभी की बात करें तो 4 विधानसभाओं में कांग्रेस काबिज है, 3 में भाजपा काबिज है। 2018 में यहाँ पर कांग्रेस ने बड़ी जीत दर्ज की हुई थी, जबकि उससे पहले ये भाजपा का ही गढ़ कहा जाता रहा है। यहाँ पर नॉमिनेशन का काम पूरा हो चुका है। नॉमिनेशन यहाँ पर 79 प्रत्याशी 7 विधानसभाओं में है। 109 पत्र भरे गए हैं, यानी नॉमिनेशन कराए गए हैं। कुल मिलाकर के चुनाव अब तेजी पकड़ता नजर आ रहा है और सभी जो उम्मीदवार हैं, दावेदार हैं, जो चुनाव मैदान में आ चुके हैं, वो पूरी ताकत के साथ आम जनता के बीच में वोट मांगने की कवायद में जुड़ गए हैं। हमारे साथ कई जागरूक नागरिक हैं उज्जैन के और हम उनसे अपनी बात शुरू करते हैं। एक बार फिर चुनाव आ गया है, नेता दरवाजे पर आ रहे हैं। आप क्या कुछ कह रहे हैं उनसे और नेता आपसे क्या कुछ कह रहे हैं? सर्वप्रथम तो महाकाल की इस पावन नगरी में आपका बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। आज महाकाल की नगरी में आप जनता को जागरूक करने के लिए आए हैं, मैं आपका तहे दिल से अभिनंदन करता हूं। जिस जगह आप खड़े हैं ये उज्जैन का हृदय स्थल है। यहाँ के मंत्री जो विगत 10 वर्षों से यहाँ के विधायक हैं, वो अपने आप को विकास पुरुष कहते हैं। उन्होंने खुद का विकास किया है और आम नागरिक बेचारे बेरोजगार घूम रहे हैं। खुद का विकास किया हुआ है, पिछले 10 सालों से वो लगातार मंत्री हैं और आम जनता परेशान है। कुछ इस तरह के आरोप लग रहे हैं यहाँ के जो वर्तमान विधायक हैं। जी, आज मेरा भारत में कोई अच्छा काम करता है वो मुझे अच्छा लगेगा। नेता कोई सा भी हो, देश में ऐसा काम होना चाहिए और अपने को सबको लेके चलना चाहिए, भले वो कांग्रेस का हो या जनता पार्टी का हो। और काम ऐसा होना चाहिए कि जनता सब खुश रहना चाहिए। काम ऐसा होना चाहिए, जनता खुश रहनी चाहिए। और अभी हमारी जो बात हो रही है वो कह रहे हैं कि नेता, यहाँ के विधायक, यहाँ के मंत्री ने तो खुद का विकास किया हुआ है, जनता को ध्यान ही नहीं दिया। मंत्री जी अगर विकास नहीं किया होता तो जनता उन्हें नहीं चुनेगी, अगर विकास किया है तो जनता चुनेगी। और जनता देखने वाली है और पूरा शहर देख रहा है इस चीज़ों को कि यहाँ कितना विकास हुआ है। आपका दावा है कि यहाँ भरपूर विकास हुआ है और अगर ऐसा ना हुआ होता तो फिर जनता उनको बार बार चुनती ही क्यों आपसे? विकास निश्चित तौर पे यहाँ पर हुआ है, वो स्वयं मंत्री जी का हुआ है, उनके कार्यकर्ताओं का हुआ है। आप यहाँ से कुछ दूरी पे जाएंगे तो एक बड़ा सा हॉस्पिटल बनाया है, वो हमारे माननीय मंत्री जी का है। कई प्रॉपर्टियाँ बड़ी मंत्री जी की है, जहाँ 2-5 बीघा जमीन नहीं, हजारों बीघा जमीन यहाँ पर मंत्री जी ने ली है। तो डेफिनेटली विकास तो हुआ है, लेकिन सिर्फ मंत्री जी का हुआ है। मंत्री का विकास हुआ है, यहाँ नेताओं का विकास हुआ है। आपको बता दें, जो नॉमिनेशन किए गए हैं उन नॉमिनेशन में अगर हम बात शिवराज कैबिनेट की करें तो सभी जितने भी मंत्री थे उन सभी की औसतन जो इनकम बढ़ी है वो 5 सालों में 5 करोड़ से ज़्यादा की बढ़ी है। गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि मंत्री अपना विकास कर रहे हैं, विधायक अपना विकास कर रहे हैं, जनता जहाँ थी वहीं है। जी, महाकाल लोक का बहुत बड़ा निर्माण माननीय मंत्री जी और हमारे यहाँ के विधायक सांसदों के उससे ही हुआ है और केंद्र सरकार की और मध्य प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ माननीय मंत्री जी द्वारा किया जा रहा है। युवा शिक्षा नीति जो पूरे भारत में सिर्फ मध्य प्रदेश में ही जो लागू की गई है वो माननीय मंत्री जी की वजह से ही लागू हुई है। यहाँ पर जो है महाकाल कॉरिडोर बना है, काफ़ी खूबसूरती है, इसकी चर्चा तो पूरे देश में है, देश का विदेशों में भी है। जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? महाकाल लोक का निर्माण जब उसकी योजना बनाई गई थी तब तत्कालीन प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने 300 करोड़ रुपए को स्वीकृत किया था। यह मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह जी ने स्वीकार किया। वहाँ आपका भारतीय जनता पार्टी के कथित नेता, प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेके यहाँ के स्थानीय मंत्री, हमारे यहाँ पे सप्त ऋषियों की मूर्तियाँ एक हल्की सी बौछार के अंदर हल्की से हवा चलने में धाराशायी हो गई। जो सप्त ऋषि की मूर्ति
2-2.5 लाख रुपए में बनना थी वो 10-10 लाख रुपए में बनी है। तो कितना भ्रष्टाचार हुआ है ये तो भ्रष्टाचार हुआ कॉरिडोर के नाम पर। जी जी जी, मैं आपके मैं फिर आता हूँ आपके पास, एक बार जवाब ले लेते हैं। आपका कहना है कि ये तो कमलनाथ के समय पे एक प्लान बना था 300 करोड़ का और कॉरिडोर बनाने की प्लानिंग हुई थी, उसके बाद फीता काटने का काम किया हुआ है। ये सिर्फ प्लानिंग ही करती है, काम कुछ नहीं करती है। और काम करती तो जनता बीजेपी को नहीं चुनती। आज 10 सालों से 15 सालों से बीजेपी की सरकार है, बीजेपी का शासन है, सुशासन है और काफ़ी बढ़िया काम हो रहे हैं। सारी जनताएं खुश है, सब संतुष्ट हैं। लेकिन जो आंधी आई, एक तूफान आया, उसमें मूर्तियां भी तो, तूफान में तो अच्छी अच्छी चीज़ें ढह जाती है, प्राकृतिक चीज़ है वो तो। इसमें आपका आरोप तो ये है ना कि भ्रष्टाचार ने ढाया है। भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं वो, भ्रष्टाचार साबित करें। हाँ जी जी, आप कुछ भ्रष्टाचार साबित करने की बात कर रहे हैं कि अगर सर भ्रष्टाचार महाकाल के यहाँ पे टावर के जस्ट यहाँ पर आपका लाइव टेलीकास्ट चल रहा है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति 1900 थी, कांस्य की बनी थी, उस मूर्ति पे कुछ नहीं हुआ बाबा साहब की, और मात्र 6 माह के अंदर धाराशायी हो गई मूर्तियाँ। क्या भ्रष्टाचार नहीं हुआ तो क्या हुआ? 1984 में बाबा साहब की मूर्ति अर्जुन सिंह जी ने जिसका लोकार्पण किया, आपके जस्ट पीछे देखो आज जी, उसके बाद में इसी जगह पर 50 मीटर की दूरी पे इस देश की पूर्व प्रधानमंत्री लौह पुरुष इंदिरा गांधी जी का जो आज जो उनका आज उनका निर्माण दिवस है, आज के दिन। हाँ, निर्माण दिवस है, उनकी कांस्य की मूर्ति बनी हुई है तो वो नहीं टूटी, और एक हल्की सी बरसात के अंदर मूर्ति धराशायी हो गई। और तो और यदि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ जी होते, ये भ्रष्टाचार की सरकार है, उनको लूट खसोट विधायक बिक के गए, तब तो सरकार है शिवराज की, जिस सरकार पर काफी गंभीर बात कह रहे हैं कि कांग्रेस के समय की बनी हुई मूर्तियां स्थापित है। एक हम लोग के ठीक पीछे है बाबा साहब की, इंदिरा गांधी की भी यहाँ पर मूर्ति स्थापित है, लेकिन वो मूर्तियां जो अभी साल भर भी नहीं हुआ था वो धराशायी हो गई, तो इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा? एक्चुअली महाकाल लोक की जो मूर्तियां हैं वहाँ पर पक्की निर्माण की मूर्तियां लगाने का प्रावधान है। आने वाले समय में वहाँ पे मजबूत मूर्तियां बनेगी। एक्चुअली थोड़ा सा महाकाल लोक का लोकार्पण होना था, इस कारण वहाँ पर वो प्लास्टिक की मूर्तियां लगाई गई थी, वो थोड़ा सा इस कारण से वो ये चुनावी स्टैंड था इसलिए कॉरिडोर बना के दिखाया गया और कंप्लीट हो गया था, जनता की मांग थी। चलिए हम कॉरिडोर से बाहर निकलते हैं, कुछ और नई तरह की चर्चा करते हैं, चुनावी चर्चा ही करते हैं, और उसमें हम अपने लोगों इनसे जानते हैं कि युवा भी एक, बेरोजगारी भी एक समस्या है, महंगाई भी एक समस्या है, इसको लेकर के क्या कुछ धारणा है यहाँ पर आम जनता की? युवाओं के बारे में मेरा जहाँ तक मानना है कि जिस प्रकार से मध्य प्रदेश शासन ने जो योजनाएं बनाई है, अधिकतर ये प्रयास किया गया है कि युवाएं खुद अपना रोजगार खुद तलाशें और नौकर बनने की बजाय नौकरी देने का काम करें। यह काम आदरणीय शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने किया है। आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काफ़ी ज़्यादा केंद्र सरकार भी लगातार सक्रिय है और बताना है प्रदेश सरकार भी सक्रिय है। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री जिनके शहर के अंदर ऑल इंडिया में प्रसिद्ध विक्रम यूनिवर्सिटी, उसकी 0 ग्रेडिंग हुई है पूरे भारत के अंदर। शिक्षित बेरोजगार अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है, और प्रदेश के उस उच्च शिक्षा मंत्री दारू का ठेका चला रहे हैं। वेरी गुड यार, एक शिक्षा मंत्री लोगों को शिक्षा देना चाहिए, वो दारू का ठेका चला रहे हैं। बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं ये मतलब इस तरह के जो आरोप लग रहे हैं कि सरकार दारू के ठेके जिम्मेदार लोग चला रहे हैं, या जो कॉलेज बना हुआ उसको 0 ग्रेडिंग मिल रही है, ये सब क्या है? नहीं, जो मंत्री जी ने विकास करा है वो विकास पूरे उज्जैन को पता है, मध्य प्रदेश को पता है। और जो ये बता रहे हैं कि शराब के ठेके का, वो उनके ठेके नहीं हैं, वो उनके द्वारा भी चलाए नहीं जाते हैं, वो परिवार के लोगों के द्वारा चलाए जाते हैं, उनके द्वारा उनका। देखो, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती है, ऐसे सभी नहीं। परिवार में उनके भाई है ना, तो उनके उससे चल रहा है, ऐसा उनका खुद का थोड़ी है, इसमें कुछ भी इन्वॉल्व नहीं है उनका, इसके अंदर परिवार का है, वो तो उनके ब्रदर के नाम से है, ठीक है। तो वो उनका ये कहना है कि इस तरह का कुछ उनके मिलने जुलने वाले हैं और वो लोग अपना काम कर रहे हैं, कारोबार, कोई ना कोई तो शराब का ठेका चलाएगा। देखो क्या, इनको तो सिखा के भेजा जाता है कि कोई भी चीज़ अगर इनसे पूछी जाए तो इनको मना ही करना है, क्यों भी डरते बेचारे हैं, पार्टी के कार्यकर्ता है। पर उज्जैन शहर का बच्चा ये बोलने को तैयार है कि शराब के ठेके और जो खदानें खोदे जा रही है, 2-2, 3-3 किलोमीटर तक अवैध खदानें खोदी गई है, और अन्य प्रकार के ऐसे धंधे हैं
जो इनके द्वारा किए जा रहे हैं, जो नहीं करना चाहिए कायदे से। अच्छा, एक बात और है, कमलनाथ सरकार में भी भाजपा तमाम तरह का आरोप लगा रही है कि साहब भ्रष्टाचार हुआ था और आपस में बहुत ज़्यादा टकराव है दिग्विजय सिंह और कमलनाथ में। अभी वो आज दिल्ली भी बुलाए गए हैं, दिल्ली पहुंचे हुए हैं शीर्ष नेतृत्व के सामने कि आपस में टकराव खत्म हो। अगर इतना टकराव रहेगा तो फिर कैसे कांग्रेस यहाँ पर लड़ाई? इस समय तो बिल्कुल ऐसा समय है कि एक एक मिनट बहुत कीमती है और दोनों लोग यहाँ, दोनों लोग दिल्ली में हैं। यहाँ पर किसी तरह का कोई टकराव नहीं है। ये जो भी जानकारियाँ आप तक पहुँचाई जा रही हैं ये बिल्कुल बेबुनियाद है। यदि यहाँ पर पूरी कांग्रेस एक होकर चुनाव लड़ रही है पूरे मध्य प्रदेश में और कमलनाथ जी के नेतृत्व में 160 प्लस सीटों के साथ में हम सरकार बनाएंगे। यहाँ भी आप जहाँ पर अभी आप खड़े हैं ये उज्जैन दक्षिण विधानसभा है, यहाँ पर भी सीधे सीधे भाजपा और कांग्रेस का मुकाबला है, कोई बीच में यहाँ पर निर्दलीय नहीं है। तो ये जो आपने बात बताई है ये बेबुनियाद है, किसी तरह का कोई टकराव नहीं है। अंदरूनी घमासान इनका कहना बिल्कुल भी नहीं है, जबकि भाजपा में भी अंदरूनी घमासान की बातें सार्वजनिक हो रही हैं। अभी इंदौर के संभाल की ही बैठक की हुई है और उस बैठक में जो नाराज लोग थे जिनको टिकट नहीं मिली, उन्होंने उनके अमित शाह के जाते ही सीधे सीधे मीडिया में बयान दिए कि इनके आने जाने से कोई फर्क नहीं होता, इनके समझाने से हम नहीं मानने वाले, हम तो भाजपा का बंटाधार करेंगे ही करेंगे। आपको एक बात बता दूं मैं, जो भारतीय जनता पार्टी है ये सिद्धांतों के आधार पर गढ़ी गई पार्टी है। जो यहाँ का शीर्ष नेतृत्व है वो भी ऊपर से यही संदेश देता है कि मैं उसी कार्यकर्ता भाव के साथ हूँ जिस कार्यकर्ता भाव के साथ तुम हो, और यही जो विश्वास है भारतीय जनता पार्टी का हमें बाकी पार्टियों से पार्टी विद डिफरेंस बनाता है। मैं आपको इस बात का विश्वास दिलाता हूँ, चाहे किसी भी धरातल पे किसी प्रकार का संदेश प्रसारित करने की कोशिश की जा रही हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूर्णतः एकरूप होकर चुनाव लड़ रही है। और जिनका मन थोड़ा बहुत व्यथित भी हुआ है, हमारा केंद्रीय नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व लगातार प्रयास करके उनको भी पुनः, सिर्फ मैं ये बात कर रहा हूँ, वो विद्रोह नहीं है, मैं आप उसको बात समझिएगा, वो सिर्फ मन में आया हुई व्यथा है और वो व्यथा सिर्फ बात के बाद निकालने के बाद पूर्णतः, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ ये कोई भारतीय जनता पार्टी एक मत है, ये इंडिया अलायंस जैसी स्थिति नहीं है कि हम यहाँ इनका भाजपा का अपना दावा है, कांग्रेस का अपना दावा है कि अंदर कोई किसी तरह की अंदरूनी घमासान नहीं चल रही है। हम कांग्रेस पक्ष से एक बात जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद 6 महीने पहले से मध्य प्रदेश के दौरे करना शुरू कर देते हैं। आपका जो शीर्ष नेतृत्व है वो कहीं फिसड्डी रह जाता है, वो पीछे रह जाता है, इसकी क्या वजह है? जी आप मैं आता हूँ, एक मिनट आता हूँ। मध्य प्रदेश में वाकई में ही कांग्रेस के पक्ष में मतदान होने जा रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि आपके शीर्ष नेता 2 दिन माननीय नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ भेजा था अमित शाह जी को यहाँ पे। मैं बात कर रहा हूँ कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व क्यों नहीं आता है जबकि चुनाव है यहाँ पर? शीर्ष नेतृत्व सभाएं कर चुका, राहुल गांधी जी ग्वालियर में आ चुके हैं, प्रियंका जी भी आ चुकी है और उनके प्रोग्राम सारे तय हो गए हैं और राष्ट्रीय नेतृत्व की हमारी सूची बन चुकी है। जब चुनाव नजदीक आएगा तो पूरे मध्य प्रदेश में आम सभाएं ली जाएगी। मैं आपको बता दूं कि 3 और 4 तारीख को मध्य प्रदेश में चुनावी दौरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आ रहे हैं और कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी आ रहे हैं। इसके बाद 5 और 6 को प्रियंका गांधी, राहुल गांधी यहीं डेरा डालेंगे और उसके बाद मायावती का भी प्रोग्राम बन गया है। मायावती हालांकि कोई बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखती हैं, लेकिन वोट कटुआ के रूप में, यानी कि वोट को काटने के रूप में वो जरूर जानी जा रही हैं। और हाँ, बीएसपी की जो कोशिश है वो ये है कि चाहे भाजपा के विद्रोही बागी हों या फिर कांग्रेस के विद्रोही बागी हों, उन सभी को अपने में मिलाना और उनको चुनाव मैदान में उतारना। तो कहीं ना कहीं एक नुकसान कांग्रेस को भी होगा इससे। सर ऐसा कोई नुकसान, हमारी पूरे प्रदेश के अंदर लड़ाई नोट फॉर वोट की है। यहाँ के तथाकथित पूरे मंत्री संतरी उन्होंने मध्य प्रदेश को 3 लाख 3.40 से अधिक से करोड़ का कर्ज ले रखा, पर व्यक्ति के ऊपर 1.20 लाख कर्जा हो गया। इस बात का जवाब चाहेंगे आप लोगों से कि कर्जा बढ़ता जा रहा है प्रदेश में हर। मैं आता हूँ, फिर इसको पूरा होने दो। जो सरकार एनपीए हो कर्जे पे कर्जा लेकर डूब चुकी है और रेवड़ी की तरह कमलनाथ जी के वचन पत्र को चुराकर, हमारे वचन पत्र को चुराकर लाडली बहना लई आई, पब्लिक को स्टंट कर कर जनताओं को लुभाने वादे। कर्ज में डूबी हुई सरकार है। सपोज आपकी सरकार बन जाती है, आपने भी तो लैपटॉप बांटने की बातें की हुई हैं, तमाम घोषणाएं की हुई हैं, तो ऐसे में फिर कर्ज तो और बढ़ेगा ना, इनकम कहाँ से होगी? जी सर, ये उनकी प्रधानमंत्री के कार्यकाल वाली सरकार रही है कांग्रेस। पूरे जब, अरे एक मिनट, पूरे आपकी
जब पूरे वर्ल्ड की अर्थव्यवस्था खराब गड़बड़ा गई थी तो यही देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे जिन्होंने हिंदुस्तान की जनता को शांति रहने की अपील की और किसी प्रकार के कर्ज में नहीं, और वही हम पूरे देश पर कह रहे हैं कि जो स्कीम थी कमलनाथ सरकार की, उसको आपने चोरी कर लिया। लाडली योजना जो थी वो आप उन्हीं की चुराई, आपकी कोई प्लानिंग ही नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ, इन्होंने कहा कि 1,02,000 रुपए प्रति व्यक्ति पे कर्ज है। मैं आपको एक छोटा सा आंकड़ा आपके बीच में प्रस्तुत कर रहा हूँ, क्योंकि ये आंकड़ों से बात कर रहे हैं। इसलिए जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में अस्तित्व नहीं थी, जब पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय 11, आज की स्थिति में पर कैपिटा इनकम 1,40,000 रुपए प्रति व्यक्ति है। ये जो बदलाव आ रहा है, और ये सिर्फ एक बदलाव नहीं है, मैं इनके तथ्यात्मक बहुत सारी बातें ऐसी हैं। ये मेडिकल कॉलेज की बहुत बड़ा एक बवंडर मनाए जाते हैं, जो कि मैं आपको अभी विश्वास दिला रहा हूं, मीडिया के सामने कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही यहाँ के युवाओं के लिए मेडिकल कॉलेज भी जल्दी ही आने वाला है। पूरे देश भर में 350 मेडिकल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज हुआ करती थी, आज के तारीख में वो आंकड़ा 676 के पार है। आप इसमें वृद्धि को देखेंगे तो ये 80% के ऊपर की वृद्धि है। यूनिवर्सिटीज की संख्या 700 कुछ हुआ करती थी, आज वो 1100 के ऊपर है। सिर्फ इतना सा ही नहीं, हम अब रोजगार के क्षेत्र की अगर बात करें आपसे बीच में, तो आप देखा जाएगा सिर्फ महिला सशक्तिकरण की मैं बताऊं, आप पहला राज्य। हाँ, मैं फिर आता हूँ ये दावे भाजपा के दावे हैं। मैं आता हूँ नहीं, मैं जी इनसे पूछो सही आप, उज्जैन में इनको जमीन ही नहीं मिल रही, जमीन पर कब्जा कर रखा है इनके नेताओं ने। इंजीनियरिंग कॉलेज की जमीन छीनने गए, वो तो ऑलरेडी छात्रों के जीवन से खिलवाड़ करने का प्रयास कर रहे हैं। और सर, अचानक चुनाव के मुद्दा, जब अचानक चुनाव आया तो अचानक आपको भूमि पूजन करने की आवश्यकता पड़ी। ये बात है कि चुनाव के समय पर काम गलत बात है। 365 दिन भारतीय जनता पार्टी लगातार काम करती है। घंटे बोले मेडिकल कॉलेज माइक नहीं लगाऊंगा, ठीक है? सुन तो लो आप, मैं यही बात, ये इसके पहले ऐसे ही चिल्लाते थे ये कि राम मंदिर की तारीख बताई जाए। अब गर्व से हम तारीख भी बताते हैं और इनको आमंत्रित भी करते हैं कि ये सब की सब हमारे साथ हमारे प्रभु आराध्य राम के। एक समस्या एक युवा है, यहाँ युवा बहुत है। यहाँ 20 साल पहले कुछ फैक्ट्रियाँ थी, कुछ कंपनियाँ थी, लेबर बहुत रहते थे, वो फैक्ट्रियाँ बंद हो गई। ये भी एक आरोप। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जितनी फैक्ट्री हमारे की जितनी मिल है सब कांग्रेस के शासन में बंद हुई है। आज उच्च शिक्षा मंत्री हमारे मोहन जी यादव ने रेडीमेड गारमेंट की फैक्ट्री बनाकर महिलाओं को 5,000 महिलाओं को काम देने का कांग्रेस के समय बंद हुई तो आपको चालू कर देनी चाहिए थी, चालू क्यों नहीं किया? इनकी व्यवस्थाओं के कारण बंद हुई थी, क्योंकि वो सब बिल्डिंग सब क्षतिग्रस्त हो गई थी। इन्होंने सारा गबन करके उस फैक्ट्री को बंद करने का काम करा। इनके नेताओं ने, वहाँ पर मजदूर नेता इनके सबके थे, उन्होंने काम करके उसको बंद करने का काम। श्री सिंथेटिक एक मिनट, अरे रुको। आदरणीय हमारे पार्षद साथी को मैं बताना चाहूँगा, या तो एक किताब पढ़ के आए। 1992 में तत्कालीन मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवारी की सरकार थी, उस समय इंदौर टेक्सटाइल, विनोद मिल और तीनों हीरा मिल बंद हुई। ये पढ़ के आए, मैं बता रहा हूँ, मैंने यदि गलत हो बिल्कुल गलत बात। और मैं आपको इसका एकमात्र एक जवाब दे रहा हूं, मैं जिन मिल फैक्ट्रियों की स्थिति इतनी दुर्गति इनके शासनकाल में हुई, एक दिन में बंद नहीं हुई है। वो एक सतत प्रक्रिया के अंतर्गत थे। जब इनकी सरकारें रही, ये वो सुविधाएं नहीं दे पाए। मतलब है कहने का BIFR में आ गई थी, जो अलग होती है BIFR। अब उसका आप बात तो धैर्य पूर्वक सुनो, मैं अब आपको पूरी बात बता रहा हूँ। शिक्षा मंत्री इसके बाद उन मजदूरों को उनके बकाया पैसा देने का काम किया, और उनको ब्याज सहित देने का काम किया मध्य प्रदेश की सरकार ने। तो कह रहे हैं कि जो मजदूरों का हिसाब था, पूरा हिसाब। आप कुछ बोलेंगे? अरे इनको नहीं, मैं बताऊं, आपके साथी नहीं बोले नहीं है। सुनो, 21,000, एक मिनट, इनकी बात का जवाब दिया जाएगा। 21,000 मजदूर विनोद मिल के अंदर श्रमिक काम करते थे। उन्होंने 25 साल 1993 से लड़ाई लड़ी, परिसमापन बैठा, निर्देश दिए कि इन मजदूरों का बकाया भुगतान मैं भी आज के भरे। चलिए हम एक बात को टॉपिक को चेंज करते हैं थोड़ा सा। अब हम आप लोगों से ये कहना चाहेंगे कि आज़ादी के बाद जब हमारा पहला चुनाव शुरू हुआ था, हमारे नेता पक्ष और विपक्ष के जब मैदान में वोट मांगने जाते थे,
तो उदाहरण तो ये है कि एक साथ एक गाड़ी में बैठ के जाते थे और अपने अलग अलग गाँव में बैठ गए, 2 हिस्सों में वोट मांग के फिर वापस आए और फिर उसी गाड़ी से वापस आते थे। अब कड़वाहट बहुत बढ़ती जा रही, कड़वाहट क्या, इतनी ज़्यादा तीखी, इतने ज़्यादा ऐसे अमर्यादित आरोप लगाए जा रहे हैं जिनको मर्यादित होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ये तो बहुत पहले क्या जनसंख्या के आधार पर क्षेत्र कम हुआ करता था, विधानसभा का क्षेत्र कम हुआ करता था। जनसंख्या और उससे क्या मर्यादाएं तार तार हो रही हैं, अमर्यादित होती जा रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आज भी हमारे अनुशासन, पार्टी के अंदर अनुशासन चलता है। हम लोग, आपके मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो भ्रष्टाचार किया था उसको आज ही स्टेटमेंट दिया है शिवराज सिंह चौहान ने, उसके बंदरबाट के लिए दिग्विजय सिंह और कमलनाथ में आपस में लड़ाई चल रही है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने ये भी किया कि जो अगर भ्रष्टाचार करेगा उसको हम जमीन में भी गाड़ देंगे, ये भी बात उन्होंने की है। जो अगर अपराध करेगा उसको भी जमीन में गाड़ने का काम किया। ये लैंग्वेज, ऐसा नहीं लगता है कि लैंग्वेज में थोड़ा सा बदलाव होना चाहिए? अच्छा, आपके कांग्रेस के भी नेता कुछ इसी तरह के बयान दे रहे हैं, उनका भी बयान कुछ इस तरह का रहता है कि ये जो तरह की बात मर्यादा में कही जा सकती है लेकिन उसको अमर्यादित होकर बोलते हैं। सर ये बात तो सही है कि भारतीय संस्कृति का जो बदलाव आना था, चूंकि कारण ये है कि जो पुराने नेता थे उनकी भाषा बिल्कुल शालीनता पूर्वक हुई थी। आजकल नए जो लड़के हैं उन्हें युवाओं में जोश है और ये भारतीय संस्कृति को खत्म करते हुए विदेशी तो संस्कृति। बुजुर्ग बोल रहे हैं, कमलनाथ को हम बुजुर्गत में ही लेते हैं, अभी युवा तो है नहीं वो कि 40 साल के हो, वो चाहे आपके भाजपा के शिवराज सिंह चौहान हो, वो भी एक स्पष्ट बात है, ये आचरण और विचार की बात है। ये आचरण और विचार जो शुद्धता से ऊपर से नीचे उतरता है उसी का प्रभाव होता है। अब आपका शीर्ष नेतृत्व आलू से सोना बनाने निकलेगा, जगह जगह व्यंग्यात्मक बातें करेगा, तो ये गंभीरता नीचे तक उतरेगी कैसे? जब आपका नेतृत्व ताकत से पूरे विश्व में जाएगा और घूमेगा, तब वहाँ का भी राष्ट्राध्यक्ष आपके पैर छुएगा, तो ये सांस्कृतिक विरासत का पराभव है। हमको इस बात को समझना चाहिए। ये और हम जानते हैं और हम तो चाहते हैं कि राहुल गांधी जी जो काम कर रहे हैं युवाओं के तरह, हमारा हास्य के कारण हमारा ब्लड बढ़ता रहता है, सारी बातें। ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी कोई गंभीरता से नहीं लेता है वो। अरे सुनो, राहुल गांधी जी तो वो शख्स है कि 4000 किलोमीटर यात्रा करके नरेंद्र मोदी जी और ये अमित शाह और ये इनकी पूरी भारतीय जनता पार्टी को हिला दिया उनने। उसका परिणाम है हमारे सामने। कर्नाटका में सरकार बनी और आप छत्तीसगढ़ में भी सरकार बनने जा रही है, राजस्थान में बनने जा रही है। हम चलिए, हम एक सवाल आपसे भी पूछेंगे, पहले इन लोगों से पूछ लेते हैं। ऐसे क्या उपलब्धियां हैं आपकी कि आपको फिर से जनता सरकार में चुने, आपको सत्ता दे? ऐसी क्या वजह बताइए आप। सबसे बड़ी बात तो है कोरोना जैसे समय में इस देश के प्रधानमंत्री ने कोविड की जो इंजेक्शन तैयार करके लोगों के 120 करोड़ लोगों की जो जान बचाई, ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। उसके बाद 80 करोड़ लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध कराकर उनको आज उनकी थाली में भोजन पहुंचाने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है। उसी के साथ आयुष्मान कार्ड बना करके प्रधानमंत्री हो गए। चुनाव तो मध्य प्रदेश में हो रहा है, मध्य प्रदेश में बताइए ना। मध्य प्रदेश के हमारे शिवराज सिंह जी चौहान ने जिस प्रकार से लाडली बहना योजना बना करके कम से कम काफी तादाद में बहनों को एक आर्थिक सशक्तिकरण करने का काम किया। जमीनी योजनाएं हैं, तमाम जमीनी योजनाएं हैं। हाँ, देखिए, आपकी सरकार जनता ने सुनिए, तो आपकी सरकार जनता ने बनाई थी। 5 साल पहले आप लोग शासन में आए थे, बहुमत से आए थे, बच नहीं पाए। क्या वजह? आप उसको रोक क्यों नहीं पाए? सुन तो लो सर, पूरे देश के अंदर गुजरातियों का राज चल रहा है। अंबानी, अडानी, मोदी, अमित शाह, ये क्या है सर? पूरे मध्य प्रदेश के अंदर खरीद फरोख्त चली है, खरीद फरोख्त की सरकार थी। यहाँ के मंत्री ने, उनके प्रतिनिधियों ने कोरोना काल के अंदर सर अस्पताल के बिस्तर बेच दिए। ये जनता, उसका दैनिक भास्कर अखबार झूठ बोलता है, प्रेस झूठ बोलती है क्या? प्रेस झूठ बोलती है क्या? यदि प्रेस अच्छा सर सुनो, संजय कुमार डॉक्टर यहाँ के सीएम होते माधव नगर के, क्या उनके खिलाफ, 1 मिनट रुकना, उनके खिलाफ
आईआईएम ने क्या एक्शन लिया? क्या उन्होंने अपना भास्कर के अंदर स्टेटमेंट दिया कि मैं नौकरी से इस्तीफा देता हूं? इनका प्रतिनिधि अस्पताल के अंदर बेड बेच रहा। यही बात अब मैं आपके बीच में रख रहा हूँ। ये जिस बात की बात कर रहे हैं, जिस व्यक्तित्व की ये बात कर रहे हैं, उसी व्यक्तित्व के लिए हजारों लोगों ने उसी समय पे पोस्ट डाली और ये बताया गया कि हम वो लोग हैं जिन्होंने इनसे साक्षात मदद प्राप्त करी और हमसे एक भी पैसा नहीं लिया गया। और ये जो भ्रम मिलाने का काम, कोई आंकड़े वाली बात नहीं है। आज आंकड़े ये हैं विश्व में कि 62 ऐसे देश हैं जिनको वैक्सीनेशन पहुंचाने वाला देश भारत रहा। आज यही कारण था कि दुनिया में, अफ्रीका में जब हमारे देश के प्रधानमंत्री उतरते हैं तो पैर छूने का कारण सिर्फ भारतीय संस्कृति का मान रखना नहीं था, कोरोना काल में उनको पहुंचाई गई सुविधा थी जिसके कारण भारत के प्रति उन्होंने सम्मान अभिव्यक्ति में पैर छूकर हमारे प्रधानमंत्री का व्यक्त किया। ये थी हमारी खास पेशकश उज्जैन के दक्षिणी इलाके से, जहां पर कांग्रेस और भाजपा के सभी नेताओं ने अपनी अपनी बात रखी, अपना अपना पक्ष रखा। कांग्रेस के अपने तर्क हैं, भाजपा के अपने तर्क हैं और दोनों इन तर्कों के आधार पर आम जनता के बीच में जाएंगे, एक बार फिर किस्मत आजमाएंगे।